हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्यूशन करेंगे सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया है ऑफिशियली 2022 और 23 के लिए। साइंस का पेपर है, 10th क्लास के लिए है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको ज़रूर पढ़ना क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और कुछ इंटरनल चॉइस दे रखी है वो क्वेश्चंस के अंदर है। फिर सेक्शंस हैं कुछ A, B, C, D। फर्स्ट सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 1 मार्क्स ईच होगा। बी सेक्शन में 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच होंगे और कुछ के आंसर अगर जो आपको लिखने हैं वो 30 to 50 वर्ड्स होने चाहिए। देखो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। सेक्शन सी जो होगा उसमें 7 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन हैं और 3 मार्क्स ईच हैं एंड 50 to 80 वर्ड्स होना चाहिए। फिर सेक्शन डी आ जाएगा और फिर सेक्शन अपना ई आ जाएगा। तो क्वेश्चन सारे करने हैं आपको, 39 क्वेश्चन हैं 5 सेक्शन के अंदर। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द चेंज इन कलर ऑफ द मोइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। तो किसकी वजह से होगा? देखो यहाँ क्या क्या दे रखा है। पहले तो सोडियम क्लोराइड दे रखा है, तो हमारे पास NaCl है प्लस H2SO4 भी है, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में सोडियम सल्फेट बन गया प्लस HCl बन गया, यानी ये गैस बन गई हमारे पास में। और देखो गैस निकलने का रास्ता यहाँ से, इस पाइप में देखो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ से गैस निकली। तो ये लिटमस पेपर लेके खड़ा है, इसने यहाँ पे कलर नहीं दिया, लेकिन ये प्रैक्टिकल आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिखा रखा है। सेकंड चैप्टर के अंदर है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर होगा और यहाँ इतना सा रेड कलर होगा। तो यानी यहाँ ब्लू है, यहाँ रेड है, यानी ये ब्लू था और रेड हो गया। और एसिड क्या करता है? एसिड ब्लू टू रेड कर देता है, ठीक है। और HCl है क्या? यहाँ पे एसिड कौन है? HCl है जो गैस है, ठीक है। वो यहाँ से निकलेगी और इसको रेड कर देगी। यानी इसके अंदर क्या होते हैं? HCl के अंदर H प्लस आयन AQ आयन्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ H प्लस AQ आयन इन द सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन द रेडॉक्स रिएक्शन MnA2 प्लस 4 HCl दे रखा है आपको और इधर यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है आपका MnCl2 प्लस 2H2 प्लस C2। अब इसने क्या बातें बोली उसके ऊपर देखते हैं अपन। अपना यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ने ऑक्सीडेशन पढ़ा है, एक याद कर लेते हैं, जिसमें गेन होना चाहिए ऑक्सीजन का और लॉस होना चाहिए हाइड्रोजन का। ये ऑक्सीडेशन के 2 काम होते हैं। फिर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन इसका उल्टा हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं, एक याद कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि MnO2 जो है वो यहाँ पे क्या बना है, MnCl2 बन गया, यानी इसका यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, यानी MnO2 का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है। 2 ऑप्शन और होंगे नीचे, बाकी पहले HCl को देख लेते हैं। अब HCl में क्या हो रहा है कि इसमें H हट रहा है, यहाँ पे देखो Cl के पास जाके, तो ये वाली हो जाएगी। तो H जब हटता है तो क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो क्या होगा? उसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यानी वहां तो रिडक्शन हो गया और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। किसका? HCl का। तो HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, लेकिन वो H2 बन रहा है। नहीं, ये नहीं होगा, Cl2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो ये दोनों सही हैं। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड। MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड कहाँ हो रहा है? MnO2 तो रिड्यूस्ड हो रहा है, ये अपन ने लिखा हुआ है, ठीक है। और MnO2 इज ऑक्सीडाइज, नहीं ये नहीं होगा, MnO2 रिड्यूस होगा। B इज द राइट आंसर, ठीक है। तीसरा देखो, ये फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही प्यारा एक्टिविटी है जो आपको 1.1 ही दे रखी है। इसमें मैग्नीशियम को, रिबन को हम जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तब क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो वहाँ पे आपका लिखा हुआ है डेजलिंग वाइट लाइट के साथ जलता है या वाइट फ्लेम के साथ जलता है, डेजलिंग, लेकिन यहाँ इसने लिख दिया ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ जलता है। तो बिल्कुल C इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ देखो, विद रेफरेंस टू 4 गैसेस CO2, CO, Cl2 एंड O2 विच वन ऑफ द ऑप्शंस इन द टेबल इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ABCD हमें दे रखे हैं। यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड दे रखे हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, उनको हम एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं? जैसे सल्फर नॉन मेटल है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करिए तो SO2 बन गया, तो ये एक एसिडिक ऑक्साइड बन गया है, ठीक है ना। एक बात कर रहे हैं अपन जनरली। तो देखो CO जो कभी होता है ना, वो एसिडिक नहीं होता। ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, जस्ट लाइक वाटर। जैसे वाटर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, और उसको हमने रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन के साथ में, जैसे हमने सल्फर को करवाया, तो हमने कहा कि ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स है। तो ये वाटर जो है ना, अब H2O, ये क्या है? ये भी न्यूट्रल है। तो कुछ ऐसी बात है कि कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, तो ये न्यूट्रल आ गया। लेकिन CO2 जो होता है ना, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये एसिड्स होते हैं जनरली नेचर में, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया, ये एसिड हो गया, ये भी एसिड हो गया और ये न्यूट्रल हो गया, तो ये गायब हो गए। बीच के 2 ही बचे, B और C। आगे देखते हैं, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। वाटर के लिए जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो क्लोरीन यूज करते हैं, ये हमको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। जैसे स्विमिंग पूल में भी हम लोग डालते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो Cl2 इसमें आ रहा है, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है Cl2, क्यों? क्योंकि B वाला हमारा CO2 सही आ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ दोनों हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो ये लाइन तो आउट हो गई पूरी, कट, ये भी कट हो गई, ये भी कट हो गई।
आंसर क्या बचा हमारा, बी इज द राइट आंसर। समझ में आया ना कि CO नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्यों नहीं होते, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, जैसे वाटर भी होता है न्यूट्रल, जैसे और भी होते हैं NO2 या N2 ऐसा कुछ सुना है मैंने, ठीक है। ज़्यादा आपने को गहराई में नहीं जाना। आगे देखो, ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। जब भी देखो ये सल्फेट सॉल्यूशन आएंगे ना, तो इनके अंदर क्रिस्टल होता है, इनके अंदर यानी वाटर होता है, तब इनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट है, तो इसके अंदर मैंने बोल दिया भाई पानी के कुछ बूंदे हैं, कितनी हैं कि भाई 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ठीक है ना। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है इसके अंदर, सपोज करते हैं। तो जब इसको गर्म करेंगे ना, तो इसका ग्रीन कलर हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि पानी उड़ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, ये नॉर्मल है। इट विल बी ऑब्जर्व दैट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू एंड ग्रे। अब देखो फेरस सल्फेट जो है ना, एक नॉर्मल बात करते हैं, अब हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं लेते हैं इसका, फेरस सल्फेट खाली FeSO4 ले लेते हैं, और प्लस ये कॉपर के साथ उसकी रिएक्शन करवा रहा है। लेकिन हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यूट हैरी आएगा और पीटेगा। तो देखो इसमें अपने पास में कॉपर कहाँ पे आ रहा है, कॉपर आ रहा है अपने पास में Cu, और फेरस कहाँ आ रहा है, Fe यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फेरस रिएक्टिव है, यानी फेरस के पास में SO4 पड़ा हुआ है। समझ में आई बात, Fe के पास में एक SO4 पड़ा हुआ है और प्लस कॉपर अकेला है। कॉपर मार्केट जा रहा है, Fe भी मार्केट जा रहा है, लेकिन Fe के पास में एक बहुत सुंदर सी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है SO4, ठीक है। तो कॉपर इसको ठोकने की कोशिश करेगा और इससे गर्लफ्रेंड लेने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या कॉपर ठोक पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो नीचे वाले हैं ना, ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, लिख लेना यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव, और ऊपर वाले क्या है, हाई रिएक्टिव हैं, ठीक है। मोस्ट बोल दो, मोस्ट रिएक्टिव है, हाई नहीं बोलते, लीस्ट का अपोजिट मोस्ट हो जाता है, तो मोस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पे फेरस जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, वो कभी भी कॉपर को ये SO4 का बैग नहीं देगा, विच मीन्स रिमेन्स ग्रीन्स विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। डी इज द right option. Anita added a drop each of diluted acetic acid and diluted hydrochloric acid on pH paper and compared the colors. Which of the following is the correct conclusion? देखते हैं। तो pH of acetic acid is more than that pH of hydrochloric acid. तो देखो pH जितनी ज़्यादा होगी ना, जैसे मान लो 6 है, तो ये क्या है, ये वीक एसिड है, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड जो होता है ना, ये वीक एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, तो उसकी पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मान लेते हैं इसकी पीएच HCl की 2 हो गई या 1 हो गई, ऐसा मान के चलते हैं जनरली 2 या 1। और एसिटिक एसिड की हमने पीएच मान ली कि भाई ये वीक है, तो इसकी 6 के आसपास है, क्योंकि 7 पे तो न्यूट्रल हो जाता है। समझ में आ रही है ना, कि पीएच अगर बढ़ेगी तो वो वीक एसिड होगा, पीएच कम होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ इनकी पीएच लिखी हुई है, ये पीएच कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो गलत हो गया क्योंकि वीक होता है, एसिड इज कंप्लीटली इनएक्सेसिबल, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन, नहीं, पीएच ज्यादा होती। ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना, 6th का। आगे देखो, द फॉर्मूला फॉर 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन A B C D। आगे भी कुछ दे रखा होगा। A and B आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाँ ठीक है। C and D आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाँ ठीक है, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस A to C, A to C, यानी ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के अंदर अगर हम हाइड्रोनाइजेशन कर दें, H जोड़ दें, समझ में आ रही बात आपको, यानी यहाँ कितने H2 जुड़ जाएगा हमारे पास में, तो हमको ये वाला मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, वनस्पति घी होता है ना, वेजिटेबल ऑयल जिसको हम डालडा बोलते हैं, वो ये बन जाता है। आप ये खाते हो तब आपके पेट में फिर दिक्कत होने लग जाती है, आपको लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको डायरिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, A to C में हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हम कर देंगे ना, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस A to C, तो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, और हाइड्रोनाइजेशन हो जाएगा। अगला देखो 8th क्वेश्चन, इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो ये जो पहली लेयर है ना, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। ये नीचे वाली जो होती है उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे क्या कौन कौन होता है, गार्ड सेल्स होती हैं, एयर स्पेस होती हैं, यहाँ पे ये एयर स्पेस के लिए जगह बन रही है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे कभी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ध्यान रखना, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ऐसे डॉट डॉट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो इसलिए मैक्सिमम होता है। यहाँ पे क्या होता है, एवरेज फोटोसिंथेसिस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लास्ट वाले में 4th में मिनिमम हो जाता है,
तो यानी इन दोनों में थोड़ा मैक्सिमम हो रहा है, कहने का मतलब है कि उसने पूछा था मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, तो हम लोग एवरेज को भी मैक्सिमम में कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, तो बी का राइट ऑप्शन है क्योंकि सेकंड और थर्ड में मैक्सिमम हो रहा है। अगला देखो, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेटेड एज एक्स दैट कैन ऑब्जर्व द गैस विच इज इवॉल्व एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है हमें पता है, CO2 होता है, और हमने इसको ना बंद कर दिया है यहाँ पे एक बेल जार लगा के, और ग्लास का कंटेनर है ये, ताकि इसके अंदर अब हवा आ नहीं सके, ठीक है। और ये जो है ये CO2 ले नहीं सके क्योंकि प्लांट CO2 लेता है, CO2। तो CO2 जो बची हुई भी है ना, वो ये वाला सब्सटेंस है ना, ये उसको एब्जॉर्व कर लेगा, इसलिए हमने इसको रखा है। तो यहाँ पे कौन होता है, बुक में बहुत अच्छी एक्टिविटी दे रखी है, KOH होता है, विच मीन्स KOH इज द राइट आंसर, 6th चैप्टर से लिया गया है। अगला देखो, इफ ए टॉल pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant, then what percentage of F1 and F2 generation respectively will be tall? D is the right answer, ठीक है। बायोलॉजी में थोड़ा अपना हाथ के तंग है, लेकिन लगा लेना आंसर। ऑब्जर्व द 3 फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट अप्रोप्रिएटली। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ग्रेविटी वाला भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, ग्रेविटी से, कि ये जो इसकी जो रूट है ना, ये नीचे आ रहे हैं देखो, और इसका जो शूट सिस्टम है ये ऊपर जा रहा है, समझ में आई। लेकिन देखो इसमें ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, विच मीन सी इज द राइट आंसर, सी ओनली, जो किसको दिखाता है, ट्रॉपिक को दिखाता है, ट्रॉपिक मूवमेंट। एक लाइट वाला भी आता है, तो लाइट की तरफ मूव कर लेता है, ठीक है। अगला देखो 12th क्वेश्चन, द डायग्राम शोन बिलो डिपिक्ट्स पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। चूज द ऑप्शन दैट विल शो अ मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन चाहिए, और वेरिएशन क्यों चाहिए होता है, क्योंकि ताकि जो भी नए ऑफस्प्रिंग है ना, या जो भी नई जनसंख्या हो रही है या नए ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव कर सके ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर बहुत चेंज हो रहे हैं, तो उसमें अगर वेरिएशन आएगा कोई नई जनरेशन के अंदर, वो ही सर्वाइव कर पाएगी। तो वेरिएशन ज़्यादा कब आता है, जब ए वाला देखो क्या कर रहा है इसके अंदर, कि यहीं से लेके और यहीं पे दे रहा है, विच मीन्स ट्रांसफर ऑफ pollen occurs in the same flower, it is referred to as self pollination। pollen जो ट्रांसफर हो ना, वो इसी प्लांट में हो रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। बी का देखो यहाँ से लेके इसने यहाँ कर दिया क्रॉस पॉलिनेशन, डी का देखो यहाँ से लेके यहाँ कर दिया, और फिर सी डी आ गया सेम टू सेम, तो ये दोनों क्रॉस हो गए, तो बी और डी में ज़्यादा वेरिएशन आएगा। तो बी एंड डी कहाँ पे है, ऑप्शन इज बी। अगला देखो 13, अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स। ऑन कर रखा है उसको काफ़ी मिनट से, causing the connecting copper wire to become hot, ताकि connecting copper wire जो है ना वो hot हो जाए। As the temperature of the wire increases, the electrical resistance of the wire, wire क्या हो जाएगा, resistance wire का increases हो जाएगा, क्योंकि हमने ohms law में पढ़ा है कि V proportional to I होता है, और temperature क्या रहना चाहिए, constant रहना चाहिए, समझ में आई बात। तो वहाँ पे टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, सीधा सा फंडा है। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन, अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये कॉपर वायर आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है, मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पहले हम ये बता देते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, तो ऐसे चलेगी अभी नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, ठीक है। और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, तो यानी इनका ये वाला घेरा हो जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे आके वापस ऐसे मिल जाएगी। तो साउथ से स्टार्ट होती है और नॉर्थ की तरफ आती है, और नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। यहाँ तक बैठा, आगे देखते हैं क्वेश्चन। द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड। अब करंट जो है ना, या तो इस वायर में ढंग से समझना कि या तो इस डायरेक्शन में चलेगा करंट, या फिर इस डायरेक्शन में चलेगा। तो दो डायरेक्शन में करंट जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास में ये वायर है तो हम बोल सकते हैं या तो करंट इधर जा रहा है या फिर करंट इधर जा रहा है। तो एक टाइम पे करंट अगर इधर जा रहा है और दूसरे टाइम पे करंट इधर जा रहा है, तो ये दो केस ही बनेंगे, फर्स्ट केस और टू केस। द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो भी चेंज ओवर, और मैग्नेट के पोल्स भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद में हमने मैग्नेट को उल्टा पटक के इधर साउथ लेके आ गए, इधर नॉर्थ लेके आ गए, ठीक है ना। ये मैग्नेट ऐसे थी, हमने अब ऐसे रख दी, बैठ गई बात, वेरी गुड। इन हाउ मेनी ऑफ द 4 डायरेक्शन शोन कैन द फोर्स एक्ट ऑन द वायर। ये फोर्स डायरेक्शन जो उसने आपको शो किया ना, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो फोर्स जो है ना वो 2 डायरेक्शन में लगेगा, बस इधर नॉर्थ की तरफ, इधर साउथ की तरफ, यानी 2 डायरेक्शन में लगेगा। या तो करंट इधर जा रहा था तो हमने बोल दिया कि ये ईस्ट हो गई, या करंट इधर जा रहा है तो वेस्ट हो गई। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगा के जब हम अप्लाई करेंगे ना, तो हमको पता चलेगा फोर्स 2 डायरेक्शन में जाएगा, आइदर नॉर्थ और साउथ। वेरी गुड। 15th क्वेश्चन देखो, सॉरी, इसका अपन ने डायरेक्शन लगाया नहीं, आंसर 2 डायरेक्शन में जाएगा फोर्स, या तो इधर जाएगा फोर्स या फिर उधर जाएगा फोर्स, ठीक है। फोर्स 2 डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि करंट के पास जाने के लिए 2 डायरेक्शन है, समझ में आई ना बात। तो अगला क्वेश्चन है 15th हमारे पास में, सब 1-1 मार्क्स के हैं।
प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर डी, ये प्लास्टिक इंसुलेशन लगा रखा है, अंदर वायर ये इतना सा है, ये मेटल की कोर आ गई है और ऊपर प्लास्टिक, ये वाला प्लास्टिक है इतना इतना। डी एंड लेंथ एल एज शोन अबाउ, अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वुड बी प्रोड्यूस बाय एन इंक्रीज इन द, किस में इंक्रीज हो जाएगा, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो एरिया बढ़ेगा, मालूम है, या फिर ये पूरा लिख लो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, या फिर आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, यहाँ पे हमें एल और ए से मतलब है, ठीक है। तो इंक्रीज लेंथ में अगर इंक्रीज हो गया तो ये देखो लेंथ और रेजिस्टेंस जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना, तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन इसने बोला कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो डायमीटर क्या हो जाएगा वायर का, बढ़ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। Which of the following pattern correctly describe the magnetic field around a long straight wire carrying current? स्ट्रेट वायर है, कैरिंग करंट है, तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, रेडियल लाइन और कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, हमने देखा हुआ है बहुत अच्छे से मैग्नेट वाले चैप्टर में, पहला प्रैक्टिकल ही यही है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं जब हम आयरन फिलिंग कार्डबोर्ड पे लगा देते हैं ऐसे ऐसे करके, और ये वायर हमने लगा दिया ऐसे करके और इसको बैटरी से जोड़ दिया तो ये मैग्नेट बन गया वायर जो है अभी, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये प्लस माइनस करंट जा रहा है, या मैग्नेट के पोल्स चेंज करेंगे थोड़ी देर बाद, इसको प्लस कर देंगे इधर माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलता है यहाँ पे जब हम इस कार्डबोर्ड को टैप करते हैं ना एक दो बार जेंटली, तो यहाँ पे ऐसे गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं, फिर हम कंपास रखते हैं तो फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाती है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, वो हमको मालूम चल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 to 20 आर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। देखो असर्शन और रीजन है, क्या होता है ये, दिस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट होते हैं इसके अंदर, एक असर्शन होता है एक रीजन होता है। आंसर दिस क्वेश्चन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, A is true but R is false, A is false but R is true। समझ में आया ना बातें आपको तो इससे ना आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू जा रहा है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं पहले, 17th क्वेश्चन असर्शन में क्या बोल रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बिल्कुल AgBr और AgCl जो होता है ना ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, असर्शन ट्रू आ रहा है हमारा, तो A इज ट्रू आ रहा है यहाँ पे। अब देख लेते हैं बी क्या बोलता है रीजन में, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, हमें इसको तोड़ने के लिए ना सनलाइट चाहिए होती है, यहाँ पे हम सनलाइट लिखते हैं, रिएक्शन करते हैं तो फिर Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है, या फिर Ag अलग हो जाता है और Br2 अलग हो जाता है। यहाँ समझ में आया आपको, ठीक है, यहाँ पे भी सनलाइट चाहिए हमको, लेकिन ये रिएक्शन कौन सी हो जाती है, एक्सोथर्मिक नहीं होती, एंडोथर्मिक होती है। ये गलत दे दिया इसने, यानी आर फॉल्स दे दिया इसने, समझ में आ गई बात आपके, आर फॉल्स है ए ट्रू है, विच मीन्स हमारा ऑप्शन ना तो ए है ना बी है, सी इज द राइट आंसर, तो इस पे सी लगाएंगे हम, ऐसे करेंगे इसको, ठीक है बेटा। हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एंड इज दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड। बिल्कुल ट्रू है ये, तो ए इज ट्रू। रीजन क्या है इसने दिया है, सेल्यूलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। बिल्कुल ये भी सही मिल रहा है इसमें, तो ये जो आर है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, ए का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो अब इसको ए को क्या पढ़ो, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है इसका, बिल्कुल बता रहा है। 19 देखो असर्शन, एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल एम्फीबियंस, बिकॉज इनकी जो बॉडी होती है ना वो एनवायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर कैसा, तो बिल्कुल असर्शन ये राइट है। आगे देखते हैं रीजन में क्या बोल रहा है, एम्फीबियंस आर एनिमल्स विद 2 चेम्बर्ड हार्ट्स। नहीं, इनके अंदर 3 चेम्बर्स होते हैं, ये गलत दे दिया, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगेन इसके लिए कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात। आगे देखो 20वां क्वेश्चन, ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन जियोग्राफिकल एनएस डायरेक्शन। बिल्कुल ये सही है कि जब आपके पास कोई मैग्नेट होती है ना, आप इसको किसी स्टैंड पे ऐसे करके इसको बांधोगे ना, है ना, तो इसका नॉर्थ रीजन ऑटोमेटिक है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे होती है, मान के चलते हैं हम लोग, ऊपर होती है नीचे साउथ है, तो ये मैग्नेट है ना थोड़ी देर बाद में ऐसे हो जाएगी, ये नॉर्थ ये साउथ और ये धागे से लटकी हुई है। रीजन क्या है, वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर एंड एज अ साउथ पोल जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इसने अपन को करंट कैरिंग सोलेनॉइड दिया। करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या होता है कि एक हम लोग सॉफ्ट आयरन की रॉड ले लेते हैं, इसके अंदर ऐसा सब बना दिया घेरा, या फिर अगर ऐसा नहीं लेना तो ये हमने ये सोलेनॉइड ले लिया, तार को ऐसे ऐसे कॉइलिंग कर दिया,
इंसुलेटेड कॉपर वायर और उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो हमें पता चलता है इसका एक एंड साउथ की तरफ बिहेव कर रहा है, एक नॉर्थ की तरफ बिहेव कर रहा है, विच मीन्स ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्या होगा ए, कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। अगला देखो 21, अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम इज मेड बाय डिसॉल्विंग CaOH का होल चॉइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एन एक्सेस ऑफ वाटर, दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर। एयर में इसको एक्सपोज्ड किया जाता है, तो एयर के अंदर हमारे कौन सी गैस होती है जो इससे रिएक्शन कर लेती है, CO2, और क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस वाटर को क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में देता है, थोड़ी दिनों बाद वाटर हट जाता है, और इसी को हम मार्बल का फॉर्मूला बोलते हैं और इसी को हम लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है। और यही है जो मिल्की टर्न हो जाता है, ध्यान रखना, CaCO3। द सॉल्यूशन स्लोली गोज मिल्की एज अ फेंट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है विच प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, जो पानी में घुलता नहीं है, तो ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है हमको, तो S लगा देते हैं इस पे। एक्सप्लेन व्हाई अ फेंट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म सपोर्ट योर रीजन विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो हमने ये रीज़न दे दिया कि इसके साथ ही रिएक्शन करता है, और केमिकल इक्वेशन भी दे दी। बैलेंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी लगे तो आप कर लेना। अगला देखो इसी में और का पॉइंट, कीर्ति एडिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, टू 4 मेटल्स अलग अलग दे रखे हमको, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन शोन इन द टेबल गिवन बिलो। तो गैस इवोल्व कौन कौन सी बोल रहा है, कॉपर में गैस इवोल्व हो जाएगी हाइड्रोजन। तो हम बोलते हैं कि अगर मेटल जो है ना वो HCl से रिएक्ट करेगा ना, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। पहली बात तो ये तो अब मेटल अलग अलग दे रखी है, तो जब हम कॉपर के साथ करवाते हैं ना तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी कॉपर के साथ ये रिएक्शन, बिकॉज जब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं ना, तो केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, क्यूट हैरी आएगा और पिटेगा। तो यानी इसका मतलब कॉपर जो है ना वो ये Hg आ जाएगा, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, यहाँ पे H आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो कॉपर जो है ना वो हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी नहीं, तो ये गलत हो गया। आयरन जो होता है ना, ये आयरन यहाँ पे Fe, ये रिएक्शन कर लेगा HCl से, क्योंकि HCl के पास में H है, तो यहाँ पे आयरन मोस्ट रिएक्टिव है, यस हो जाएगा। मैग्नीशियम इसने नो लिखा है, जो कि इसने शायद गलत लिखा है, राइट आना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम भी कर लेता है, मैग्नीशियम यहाँ पे है। अगर इसको लिखना होता तो मैग्नीशियम क्या होता ना कि HNO3 जो होता ना उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कॉन्सेंट्रेटेड है तो, क्योंकि HNO3 ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फिर ये क्या हो जाता है ना कि या तो NO2 गैस बना लेगा, और जो हाइड्रोजन जो बचेगी ना वो इसके पास जो एक देखो NO3 है, तो NO2 तो यहाँ बन गया, एक O का मॉलिक्यूल घूम रहा है अभी अकेला, तो वो हाइड्रोजन से अटैच करके पानी बना लेता है, तब हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। लेकिन इसने यहाँ पे कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया है, तो यहाँ पे भी यस ही होगा। और जिंक के साथ भी हो जाता है, क्योंकि जिंक ये रहा, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से पता होनी तभी कर पाओगे। आगे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड गिव केमिकल इक्वेशंस फॉर रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो रिएक्शन देते हैं आयरन के साथ में, तो Fe प्लस HCl, तो FeCl2 बन जाएगा, या अगर कोई FeCl3 भी बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है FeCl3, और प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। मैग्नीशियम के साथ में तो मैग्नीशियम प्लस HCl, और क्या बना देगा, MgCl2 प्लस H2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पे भी निकल रही है। फिर जिंक के साथ में Zn प्लस HCl, तो ZnCl2 प्लस H2। अगर बैलेंस नहीं है तो कर सकते हो, यहाँ पे H2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया, लेकिन बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे देखते हैं 22nd क्वेश्चन, हाउ इज़ द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शंस, गिव 4 एग्जाम्पल्स। जो हार्ट बीट होता है ना वो कैसे डिफरेंट है रिफ्लेक्स एक्शन से। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, ये मालूम होगा आपको। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं, इसका बहुत ही अच्छा आंसर है, और 2 मार्क्स का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 4 दिए पॉइंट उसने, मैं आपको थोड़े ज़्यादा दे देता हूँ, आप लिख लेना। तो बीटिंग ऑफ हार्ट क्या होता है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन आर द सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग, और बीटिंग ऑफ हार्ट क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, ठीक है। दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस टू वर्क, और इनको क्या चाहिए, स्टिमुलस चाहिए, जैसे लाइट स्टिमुलस हो गई है ना। दीज एक्शन आर रेगुलेटेड बाय द ब्रेन, ये ब्रेन से रेगुलेटेड होते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड से रेगुलेटेड होते हैं। दे डू नॉट इन्वॉल्व स्केलेटल मसल्स, इसके अंदर स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होती है। दीज एक्शन आर परफॉर्म थॉटफुल वन लाइफ, दीज एक्शन आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट ऑफ एन एमरजेंसी, ठीक है। दिस एक्शन में भी क्विक और स्लो हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्विक होता है, ठीक है। तो ये आंसर है इसके।
इसमें जो भी 4 पॉइंट हो वो आप अच्छे से लिख लेना जो आपको ईजी लगे। आगे चलते हैं 23rd क्वेश्चन देखते हैं। पेशेंट हुज गाल ब्लैडर आर रिमूव एंड रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड, वाई? क्योंकि देखो गाल ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर होता है, बाइल जूस स्टोर होता है, और बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी फैट को जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको तोड़ता है छोटे के अंदर में, तो वो फैट टूट नहीं पा रहा है। समझ में आ गया ना बात आपको? तो 23 का आंसर देखते हैं। गाल ब्लैडर स्टोर्स बाइल विच हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, या फैट भी बोल सकते हो इसको। ये 1 मार्क्स का है, यहाँ तक लिखना है आपको, तब आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ स्टोर्ड बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स विल बी नेग्लिजिबल, इमल्सिफिकेशन नहीं होगा फैट का, ठीक है ना, तो लेस एंड दस फैट डाइजेशन विल बी स्लो, तो फैट डाइजेशन नहीं हो पा रहा। जो भी आप दूध खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, तो फैट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आपका गाल ब्लैडर काम नहीं कर रहा है। हैंस देयर आर सच डाइट रेस्ट्रिक्शन, तो ये डाइट रेस्ट्रिक्शन इसलिए दी जाती है इसमें, ठीक है। तो ये इसमें आपको कितने वर्ड में लिखना था, शायद 30 to 50 वर्ड्स में लिखना था, तो वो ध्यान रखना आपका, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप ऐसे कचरा लिख के आ जाओ, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, फालतू की वर्बोसिटी करने की जरूरत नहीं वहाँ पे। 24 देखो, नेम द सब्सटेंस अदर देन वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हमको पता है एक तो ग्लूकोज होता है, एक सॉल्ट होता है, एक अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। वाई आर द टू पैरामीटर्स दैट डिसाइड, व्हाट आर द टू पैरामीटर्स दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्सॉर्ब इन द किडनी? कौन कौन से वो 2 पैरामीटर हैं जो किडनी रीअब्सॉर्ब करती रहती है वापस से? तो आओ इधर देखते हैं। तो पहला आंसर हो गया ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स। आपको 2 लिखने थे कोई भी, एनी 2, तब उस पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिए हैं, या जो भी आंसर में 3 लिखे हैं। एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। आगे देखो कि कौन कौन से वो 2 पैरामीटर्स थे। तो पहला पैरामीटर्स क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी। आपकी बॉडी में एक्सेस वाटर कितना है, तो इसको आपका आधा मार्क्स मिल जाएगा। और आधे मार्क्स एक और इसका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, कि कितना डिजॉल्व वेस्ट अब आपके अंदर बचा हुआ है अभी, जैसे नाइट्रोजन, यूरिया बचा हुआ है, NH2CO, NH2 जो आप यूरिया निकालते हो, जैसे जैसे हमारे जो यूरिन होता है ना, एग्जैक्टली उसको समझो पहले कि हमारा जो यूरिन है, ये होता क्या है कि 100% जो यूरिन होता है ना, इसमें 95% तो वाटर ही होता है, 2.5% यूरिया होती है, यूरिया का फॉर्मूला ये रहा, और 2.5% होते हैं ना वो अदर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो हमें वाटर भी, इस पर भी ध्यान देना है कि एक्सेस वाटर कितना है, तो उस पर निकलेगा पहला चीज़। और दूसरा डिजॉल्व वेस्ट कितना है, कि पानी के अंदर कितना घुला हुआ है, नाइट्रोजन घुली हुई है, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है ना, तो इसको भी निकाल के बाहर फेंकेंगे, और अदर जो सब्सटेंसेज है उनको भी निकाल के बाहर फेंकना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, रेडिएशन फ्रॉम द सन, प्रिज्म ले रखा है और एक येलो लाइट निकली, एक ब्लू लाइट निकली। हमको पता है विबग्योर होता है, हमने पढ़ा हुआ है, स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने देखो येलो कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ब्लू कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, लेकिन इसने सीक्वेंस चेंज कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। तो VIBGYOR, यानी येलो यहाँ आ रहा है और ब्लू लाइट सबसे नीचे, मतलब नीचे आ रही है भी, इसके नीचे 2 और आ जाएंगे, इंडिगो आ जाएगा, एक वायलेट आ जाएगा, ठीक है। तो रेड कहीं यहाँ आ जाएगी। तो पहले इन 2 चीज़ों को समझो क्या होता है। येलो लाइट जो होती है ना सबसे, या रेड लाइट जो होती है, जैसे ये रेड लाइट है, ये लीस्ट बैंड होती है, और जो वॉयलेट होती है ना, वॉयलेट, ये मोस्ट बैंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा बैंड होती है, ठीक है। इसीलिए रेड लाइट को हम लोग क्या कहना, सिग्नल के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बैंड नहीं हो पाती, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का असर इस पर ज़्यादा होता नहीं है। दूसरा, जो रेड लाइट होती है ना, उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, और इसकी लो वेवलेंथ होती है, या लोएस्ट बोल दो, वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो इसने अब हमें क्या बोला है, स्टेट द फिनोमिना ऑब्जर्व इन द अबाउट डायग्राम। कौन सा फिनोमिना हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डायग्राम। अब डिस्पर्शन क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन, ठीक है। विच ऑफ द 2 लाइट्स मेंशन अबव विल हैव द हायर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ कौन सी होगी, रेड की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में ऑरेंज की हो जाएगी, फिर येलो की। तो यहाँ पे येलो और ब्लू देखा है, तो येलो की हायर वेवलेंथ होगी, येलो की, ठीक है, और ब्लू की कम हो जाएगी। आगे देखते हैं, हाउ विल यू यूज 2 आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म एमर्ज आउट ऑफ द सेकेंड प्रिज्म एज व्हाइट लाइट, कि ऐसा करना है आपको कि व्हाइट लाइट आई और ये 7 कॉन्स्टिट्यूट में ब्रेक हो गई, फिर वापस आपने ऐसा उल्टा प्रिज्म लगाना आपको, इन्वर्टेड प्रिज्म, ये इसमें गई और ये मिलके एक लाइट आके बाहर आ गई और ये व्हाइट लाइट बन गई। तो ड्रॉ द डायग्राम ही बोल रहा है आपको। ये कितने मार्क्स का है क्वेश्चन, 2 मार्क्स का है। तो बनाते हैं, इसको भी करते हैं।
तो पहले वाला का आंसर ये रहा था, डिस्पर्शन वाला। और फिर ये लाइन रहने देना, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी अभी 10th में आपके यानी 9th में थे। तो येलो विल हैव ग्रेटर वेवलेंथ, बस आपको ये लिखना था। अब इसमें देखो क्या करना है आपको 2 प्रिज्म लेने हैं और एक सीधा लगाना है, एक आपको उल्टा लगाना है। और जो लैंग्वेज लिखनी है वो मैं लिख देता हूँ, ये आप रहने देना, ठीक है। तो ये लाइन आपको लिखनी है जो आपकी बुक में है, प्लेस्ड अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म। सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म का मतलब क्या हुआ कि ये जो दूसरा प्रिज्म है ना, ये वाला है सेकंड, इसको आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब जो पहला वाला है वैसा का वैसा हूबहू होना चाहिए, इन एन इन्वर्टेड पोजीशन होना चाहिए। ये इन्वर्टेड उल्टा, देखो इसमें ए यहाँ पे आ गया है, इसका ए यहाँ था, दिख रहा ना आपको, यहाँ पे इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये बता रहा है, इसलिए इन्वर्टेड लिखते मैंने। विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म, और फर्स्ट प्रिज्म के विद रिस्पेक्ट टू होना चाहिए इन्वर्टेड पोजीशन पे, बस ये आपको लिखना है। आगे चलते हैं। तो इसमें ये और वाला था, तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे आपको वो करना है। मेरे हिसाब से ये इजी था, आप इसको करके आ जाना। और वैसे ये भी बहुत इजी, इसमें तो कुछ है नहीं, 2 डायग्राम बनाना था बस प्रिज्म का, दोनों बुक से ही है आपके। अ लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन नेबरहुड, हाउएवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ। 26 देखते हैं क्या है। तो कैसे लिखना है आपको, एक्सेस जनरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट can be harmful as its decomposition is a slow process leading to production of foul smell and gases। foul smell आएगी, gases निकलेगी, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। it can be breeding ground for germs create हो जाएंगे and create unhygienic conditions हो जाएगी। इतना सही लिखना है। अगला देखो 27th क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर है इस बार, ठीक है। A plus BC, AC plus B और AB plus CD is equals to AC plus BD. Identify the types of reaction mentioned above in 1 and 2. Give one example for each type in the form of balanced chemical equation. अब आपको बैलेंस करनी है, यहाँ पे नाम आ चुका है इसलिए बैलेंस्ड करनी है, ठीक है। तो पहली रिएक्शन क्या हो गई, A के साथ देखो B है और C है। B भी कोई मेटल है, A भी मेटल है, मान के चलते हैं मेटल है, लेकिन ये कोई कंपाउंड आ गया। तो A ने क्या किया, B को ठोका और B से C ले लिया, तो ये देखो ये ले लिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। और इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए जो चैप्टर 3 के अंदर है, वही जो मैं बार बार बोलता हूँ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो वहां से अपन को पता चल जाता है। दूसरा देखो इसके अंदर डबल डबल है सब, तो ये क्या हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इनके लिए एक एक रिएक्शन देनी है और बैलेंस्ड भी होनी चाहिए। तो आ जाओ, ये रही डिस्प्लेसमेंट थी, उसका आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। और फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये 3 है, जिसमें से आपको जो पसंद हो, एनी वन ऑफ द रिएक्शन और अदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आपको और भी कोई याद हो इसके अलावा, कोई भी एक, या ये लिख दो या ये लिख दो या ये लिख दो। इसके अलावा अगर आपको चौथी कोई याद है तो आप वो भी लिख सकते हो। तो एनी वन लिखनी है आपको, तो उसका आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा और आधा मार्क्स आपको नाम बताने का मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो डबल डिस्प्लेसमेंट आपको नाम बताओगे ना तो आधा मार्क्स मिलेगा, और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन दोगे ना तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और कोई भी रिएक्शन आप अगर आपको याद है इसके अलावा आप वो लिख सकते हो, लेकिन बैलेंस्ड होनी चाहिए। देखो यहाँ पे बैलेंस्ड 2 आ रहा है ना, तो ये बैलेंस भी करनी है आपको। अगला देखो क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर से लिया गया है। जब बहुत सारे सॉल्ट्स बनते हैं तब उसका बारे में है कि कॉमन सॉल्ट्स क्या क्या हैं। आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व्ड एट द एनोड एंड कैथोड इन द अबव एक्सपेरिमेंट सेटअप। तो देखो एनोड प्लस होगा ना, हमेशा ये ध्यान रखना, एनोड हमेशा प्लस होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। तो प्लस को कौन अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन हो जाएगा, हमको यहाँ पे दे रखा है कि ब्राइन सॉल्यूशन दे रखा है, तो ब्राइन आपने सुना होगा नाम, अभी सब आ जाएगा। तो क्लोरीन जो है ना वो यहाँ पे बन जाएगा, और हाइड्रोजन जो होता है ना वो प्लस का होता है तो वो यहाँ बन जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये हमने बता दिया कि क्लोरीन एनोड पे क्यों है, क्योंकि एनोड प्लस का होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कैथोड माइनस का होता है, तो माइनस के पास प्लस आ जाएगा। तो हाइड्रोजन हम बोलते हैं कई बार कि HCl है तो इसके अंदर H प्लस आयन है, तो H प्लस वो वाला लगा दिया हमने। क्लोरीन पे नेगेटिव आयन होता है, ठीक। नेम द प्रोसेस दैट अकर, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। इस प्रोसेस का नाम बताओ और ऐसा क्यों हुआ। आगे देखो इलस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो ये तीनों चीजें लिखनी है, आओ देखते हैं 28 का। तो पहला तो हो गया एनोड पे क्लोरीन आ जाएगा और कैथोड पे हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। फिर इसको बोलते हैं क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एल्केलीज निकलते हैं, जैसे NaOH निकलता है जो बेस है, और वो बेस जो पानी में डिजोल्व हो जाए एल्केलीज कहलाते हैं। दैट खत्म, समझ में आया ना। अगला देखो क्लोरीन गैस भी निकलता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। फिर इसकी रिएक्शन देनी थी, तो ये NaOH बनता कैसे, तो हमने कहा कॉमन सॉल्ट से बनता है। कॉमन सॉल्ट कौन होता है हमारा, NaCl, जो टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, जिसको हम खाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस भी लिखनी है, तो ये बैलेंस की देखिए तो 2 कर रखा है, NaOH बन जाता है, फिर क्लोरीन बन जाता है, हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्लोर एल्केली प्रोसेस चलता है, ठीक है, ध्यान रखना इसका।
अक्सर पूछा गया। और दूसरा इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट देना है, ऐसा नहीं कि नमक ले लिया और पानी ले लिया, ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे एरो के ऊपर लिखना होता है। चले आगे 29th क्वेश्चन, द लीव्स ऑफ अ प्लांट वर कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल, हाउ वुड इट अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट। ठीक है, 29th को देखते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कितना लिखना है। नो फोटोसिंथेसिस विल अकर, सो नो ग्लूकोज विल बी मेड, क्यों, क्योंकि हमने एल्यूमिनियम फॉइल से पैक कर दिया उसको। सो नो रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस एज नो ऑक्सीजन विल बी टेकन इन, तो देखो सारी लाइन आ रही है, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज क्यों नहीं बना, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, तो ऑक्सीजन भी बाहर नहीं निकलेगी, प्लांट निकालेगा नहीं। आगे देखो, अगर ये सब नहीं होगा तो ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि प्लांट के रूट्स में जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है ना, तो जो लीव्स होती है ना वो अपना स्टोमेटा पोर्स ओपन कर देती हैं और सारा पानी है ना एनवायरमेंट में इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेशन सुना होगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट कर लेता है, आपकी बुक में सब वही लैंग्वेज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, सक्शन क्रिएट कर लेता है, सारा पानी ऊपर खींच लेता है। और बारिश के लिए यही चीज़ बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है ना, रेन तभी होगी क्योंकि पानी वाटर वेपर की फॉर्म में जब ऊपर जाएगा। तो नॉट ट्रांसपीरेशन विल अकर, सो देयर वुड बी नो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स। अपवर्ड मूवमेंट भी नहीं होगा जाइलम के थ्रू, क्योंकि जाइलम करवाता है वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट फ्रॉम द सॉइल, एज देयर विल बी नो ट्रांसपीरेशनल पुल। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ लीफ सरफेस विल बी अफेक्टेड। टेम्परेचर रेगुलेशन भी नहीं होगा, यानी पेड़ के पास में जब टेम्परेचर देखते हैं ना हमको एकदम से रेगुलेट दिखता है, तो वो चीज़ नहीं होती। तो ये 3 चीज़ें लिखनी, एक लाइन पे एक मार्क्स है, तो इसका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स, इसका पीछे 1 मार्क्स। ठीक है, आगे देखो, अगर आपको ये पसंद नहीं हो तो आप ये लिख सकते हो, हाउ इज लिम्फ एन इंपॉर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। इफ lymphatic vessels get blocked, how would it affect the human body? Elaborate it. lymph क्या होता है, जस्ट लाइक ब्लड होता है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन थोड़ा क्या होता है, लेस होता है ना। आपकी बुक में बहुत अच्छे से छोटा सा टॉपिक दे रखा है, तो वो यहीं से ये रहा। lymph carries digested and absorbed fat from the instant time, ठीक है, and drain excess fluid from extracellular space back into the blood, और वापस ब्लड के अंदर डाल देता है। तो ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम विल लीड टू वाटर रिटेंशन एंड पुअर फैट ऑब्जर्प्शन इन द बॉडी। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, तो उसका रीजन उसने यहाँ पे दे रखा, तो ये भी 1 मार्क्स का, ये भी 1 मार्क्स का। आगे देखो, रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट को बोलते हैं सीधी इमेज, यानी एरो इमेज ऐसी बननी चाहिए। एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर का कॉन्वर्जिंग मिरर, यानी कॉनकेव मिरर दे रखा है हमको, यहाँ से नाम याद रखना। स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब देखो, कॉनकेव मिरर होता है ना, वो 6 टाइप की इमेज बनाता है, जिसमें से 5 तो वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है और 1 टाइम पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। इसमें जो हमारी इमेज होगी ना वो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो इमेज होगी ना वो एनलार्ज हो जाएगी। तो हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, शेविंग मिरर में, क्योंकि कॉनकेव मिरर अगर सीधी इमेज बना रहा है तो हमारे लिए शेविंग मिरर में, या फिर डॉक्टर यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट, समझ पाया, या फिर हम लोग इसको सोलर कुकर होते हैं ना उसमें यूज़ कर लेते हैं, सोलर फर्नेसेस जिसको बोलते हैं, बैठा है, या फिर टॉर्च लाइट हेडलाइट में। तो ड्रॉ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन ऑफ दिस केस, स्टेट वन ऑफ द यूज़ ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो यूज़ तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे कि शेविंग मिरर में यूज़ होता है, और बाकी सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये रहा वो उसका डायग्राम, ये कॉनकेव मिरर है, पीछे से पॉलिश्ड है, अपर्चर MN होता है वो लिख देना, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ब्लैक वाली जो दिख रही है ये इमेजनरी होती है, ये इसका C है इधर, क्यों, क्योंकि इसका सर्कल इधर बनेगा तो इसका C इधर बनेगा, और C से लेके P तक की जो डिस्टेंस होती है पोल तक की वो रेडियस कहलाती है। रेडियस का हाफ प्रिंसिपल फोकस हो जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट F और P के बीच में ही कहीं होगा। तो इसने लिखा था ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड डिस्टेंस बिटवीन 0 to 40 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। 0 to 40 सेंटीमीटर कहाँ होगा, यहीं से लेके इस बीच में होगा, ठीक है ना, क्योंकि फोकस खुद उसने 40 सेंटीमीटर दे दिया। दिस इज बिकॉज इमेज इज वर्चुअल। क्यों है हुआ ऐसा, क्योंकि इमेज क्या है, वर्चुअल बनी। वर्चुअल जब कब बनती है कॉनकेव में, जब वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, एंड इरेक्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, तो सीधी बन गई है यार, एंड मैग्नीफाइड होनी चाहिए, मैग्नीफाइड। ये रहा ऑब्जेक्ट तो हमारा इतना सा है ऑब्जेक्ट, और इमेज हमारी इतनी बड़ी बन गई। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, कुछ भी लिख सकते हो, 0 to 40 लिख सकते हो, या F एंड P के बीच में लिख सकते हो, और B ये आपको डायग्राम भी बनाना है। इसका 1 मार्क मिल जाएगा, इसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। यूज़ क्या करते हैं, एज शेविंग मिरर, और यूज बाय डेंटिस्ट टू गेट एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। तो इसमें यहाँ पे आपको दोनों में से कोई एक लिखना है, ऐसा नहीं कि आप सारे लिख रहे हो। आपको अगर यूसेज पता है तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा अगर आप इतना सा लिखोगे तो, शेविंग मिरर। चले आगे देखो, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर बीइंग यूज्ड बाय देबाश्री। लेंथ की फोकल लेंथ दे दी हमको 5 सेंटीमीटर इन अ लैबोरेटरी एज अ मैग्नीफाइड ग्लास, ठीक है। हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। ये हमको वी दे दिया उसने 25 सेंटीमीटर। समझ में आई बात आपको।
और मैग्नीफाई यानी बड़ा कर रहा है। समझ में आई बात आपको? बड़ा कौन करता है? तो कॉन मिरर की बात अगर हम करें तो हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, वो हमेशा डिमिनिश इमेज बनाता है। तो ये तो हमारा आउट हो गया। तो हमारा यहाँ पे वापस कॉनकेव मिरर ही हमारे लिए काम आएगा। और अगर लेंस होगा तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ये तो मिरर की बात चल रही थी यहाँ पे। और कॉन्वेक्स लेंस जो होगा ना, वो इमेज को एनलार्ज कर देता है, अच्छे से अगर आपने पढ़ रखा हो तो। और कॉनकेव लेंस जो होगा ना, वो क्या कर देता है? डिमिनिश कर देता है। तो हमें तो एनलार्ज चाहिए, तो इसका मतलब हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज होएगा। आगे क्या लिखा है? व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन बाय यूजिंग द ग्लास शी। ठीक है, इसको देखते हैं 31st क्वेश्चन को। तो ये रहा आपको न्यूमेरिकल। इसको अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो देख लेते हैं अपन एक बार। अपने को f बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। हम लोग लेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f = 1/v - 1/u। ये हमको 5 दे रखा है, v हमको 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमने ले लिया। अब दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारा कॉन्वर्जिंग लेंस जो होता है ना, वो ये है। और ये इमेज ये वाली साइड माइनस की होती है, इसकी इधर वाली, और इधर वाली साइड प्लस की होती है। तो इस बार हमारी इमेज है ना, इधर की साइड ही बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर बनेगी, तब बड़ी बनेगी। तो ये लाइट आई और ये फोकस से चली गई, तो एक लाइट यहाँ मिल गई। और दूसरा एक और सी वाला फंडा कर लेना कि या ऑप्टिकल सेंटर, इसमें ये वाला कि लाइट आई और इसी से चली गई, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट मिलती है, और ये दोनों रे जान के मिल रही है, वो बन रहा है। तो इसमें देखो इमेज इधर बन रही है ना। तो ये माइनस वाली साइड होगी, तो -25 लेंगे और -1/u ले लेंगे। तो हमको इस बार u निकालना है, और u हमारा कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, वो हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले हम u को इधर ला के पटकते हैं, तो 1/u इधर आ गया और ये 1/5 इधर आएगा, तो ये भी माइनस का बन जाएगा। तो -1/5 - 1/25, क्योंकि ये भी यहीं भी है। आगे देखते हैं। तो हमने एलसीएम ले लिया 25, तो -5 और -1, तो 1/u = -6/25। और इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये भी इन्वर्ट हो जाएगा। तो u = 25/6, और माइनस कहाँ चला जाएगा इन्वर्ट में? माइनस बीच में आ जाता है। तो 6 × 24, तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका आंसर। तो ये देखो, ये रहा इसका -25/6 सेंटीमीटर। और जो भी आंसर आए उसमें सेंटीमीटर आप यूनिट ज़रूर लगा देना। अब मैग्नीफिकेशन की हम बात करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होता है? लेंस के लिए v/u होता है, और अगर मिरर होता तो माइनस लगता, लेकिन मिरर है नहीं। तो v हमारे पास में कितना है? -25। u कितना है हमारे पास में? माइनस जो भी आया लगभग ऑलमोस्ट 4 है, तो माइनस माइनस कट के प्लस आ जाएगा। तो m में प्लस साइन आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। m में प्लस साइन आता है तो वो क्या बनाता है कि इमेज वर्चुअल होगी, और m में नेगेटिव साइन आता है तो इमेज रियल होती है। तो यहाँ पे m हमारा प्लस में आ रहा है तो हमारी इमेज वर्चुअल होगी। तो वो हम कब से ही बोल रहे हैं कि हमारी इमेज वर्चुअल बनाएगा ये, क्योंकि ये इस बार इसी साइड बना रहा है। बैठ गया यहाँ पे। b देखो, she keeps a book at a distance 10 cm from her eyes and try to read. She is unable to read. What is the reason for this? अरे मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन जो है ना, वो 25 सेंटीमीटर है। ये कोई आदमी है और ये बुक पढ़ रहा है, यहाँ पे बुक पड़ी हुई है इसके पास में, तो ये पढ़ लेगा, लेकिन ये इतना पास में लेके आगे कैसे पढ़ लेगा? डिस्टिंक्ट विजन जो है ना, वो 25 सेंटीमीटर होता है। ये विजन ये तो गलत हो गया, बनेगी नहीं। तो इसका आंसर कैसे लिखना है आपको? दिस इज बिकॉज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। बस खत्म। अगला देखो। B. Ravi kept a book at a distance of 10 cm from eyes of his friend Hari. Hari is not able to read anything written in the book. Give reason for this. Same वही reason है कि distinct vision जो 25 cm होना चाहिए minimum. अगला देखो 32. A student fixes a white sheet of paper on a drawing board. Drawing board पे एक white paper उसने ले लिया. He places a bar magnet in the center. ये bar magnet इसने यहाँ center पर रख दिया and sprinkles some iron filings uniformly around the bar magnet. ये bar magnet के पास इसने iron filing लोहे का बुरादा लेके आ गया. लोहे का ध्यान रखना, ठीक है. Then he taps gently and observe that iron filings arrange themselves in a certain pattern. बिल्कुल आयरन फाइलिंग इसको टैप करता है 2 बार कार्डबोर्ड पे, जो ये ड्राइंग बोर्ड पे जो वाइट शीट पेपर रखा है ना इस पे. तो why do iron filings arrange themselves in a particular pattern? Which physical quantity is indicated by the pattern of field lines around the bar magnet? State any 2 properties of magnetic field lines. Magnetic field lines की भी 2 देनी प्रॉपर्टीज. आओ देखते हैं इसको 32 को क्वेश्चन को. When iron filings are placed in a magnetic field around a bar magnet, they behave like tiny magnets. ठीक है. The magnetic force experienced by these tiny magnets, बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है
मेक दम रोटेट एंड अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी ना, वहीं पे ये जो आयरन फाइलिंग्स है ना, ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और वो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है? दिस फिजिकल प्रॉपर्टी इंडिकेटेड दैट अरेंजमेंट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। कोई भी मैग्नेट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, उसका वो प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये दो उसने प्रॉपर्टी पूछी थी, तो पहली प्रॉपर्टी ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर एक फील्ड लाइन इधर जा रही है ऐसे, तो दूसरी ऐसे नहीं है, ये इंटरसेक्ट हो गया बीच में, ये गलत हो गया। तो एक इधर जा रही है तो दूसरी ऐसे निकल जाएगी, तीसरी ऐसे निकल जाएगी, चौथी ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, और फाइनली ऐसे आके ऐसे घूम के ऐसे मिल जाती है, और ऐसे आके ऐसे घूम के ऐसे मिल जाती है, तो ये क्लोज्ड कर्व्स बन जाती हैं, ठीक है ना। कहीं भी टच मत करवा देना। आगे देखो इसी का और क्वेश्चन अगर और करना हो, अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके पास में हमने कंपास को लाके पटक दिया, ये रहा कंपास, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट साउथ, ठीक है जी। करंट चल रहा है इसके अंदर। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच केस। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इज इंक्रीज। अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले तो बच्चे ये भूल जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड में क्या, अभी तो मैग्नेटिक फील्ड का नाम है साला। अभी मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता, मैथमेटिकल वैल्यू होती है या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी क्या, या अगर आपको गिनती आती है तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही है। 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, 7 न्यूमेरिकल वैल्यू, 1080 न्यूमेरिकल वैल्यू, 912 न्यूमेरिकल वैल्यू, 518 न्यूमेरिकल वैल्यू, 927 न्यूमेरिकल वैल्यू, 1022 न्यूमेरिकल वैल्यू, 1,00,000 न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी आपको आती है ना वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। समझ में आया ना, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और इसकी फिर यूनिट भी हो जाएगी, जैसे कोई भी मैग्नीट्यूड करंट है, जैसे करंट है तो करंट का मैग्नीट्यूड, करंट कितना है 16 है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और एम्पियर यूनिट होगी, इसीलिए तो बोलते हैं इसको, ठीक है। इन वायर इज इंक्रीज्ड, अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया है इलेक्ट्रिक करंट का तो क्या होगा, तो कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट फास्टर। और दूसरा था कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर, और कंपास नीडल को अगर अवे कर दिया, तो यहाँ दो चीजें पूछी, ढंग से समझना बात को। 32 का सेकंड, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल इंक्रीजेज एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको बी से लिखते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसने करंट इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उस वजह से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन जो कंपास नीडल है ना इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ बतानी है, ये दोनों बता के फिर बताना है कि कंपास नीडल के जो है ना इंक्रीज हो जाएगा डिफ्लेक्शन में। दूसरी लाइन देखो, द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल डिक्रीजेज। अब नीडल में डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम दूर लेके जा रहे हैं किसको, बार मैग्नेट को। कौन सा बार मैग्नेट, ये वाला बार मैग्नेट जो ये पड़ा था इस डायग्राम के पास में। तब क्या होगा, डिफ्लेक्शन में डिक्रीज, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो रिलेशन अगर आपको याद है ना, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे कंपास की नीडल जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसमें कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, देख लेना कितना लिखना है, क्योंकि ऊपर सब कुछ दे रखा था आपको। 33 क्वेश्चन देखो, वाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। 33, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ सच में कि ये लाइन पढ़ा करो, वो पढ़ते नहीं और यही लिखनी होती है। देखो यहाँ पे, डैमेज टू द ओजोन लेयर इज कॉज फॉर कंसर्न बिकॉज द ओजोन लेयर शील्ड फॉर सरफेस ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ की शील्ड बनी हुई है अर्थ के लिए, जो भी यूवी रेडिएशन आ रही है ना सन से, उसको शील्ड करती है, विच कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। और अगर वो आ गई ना सन से यूवी रेडिएशन, ये हमारी अर्थ है और इसके ये चारों तरफ स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है ओजोन लेयर, और सन से जो ये सन है, ये यूवी रेडिएशन आ रही है, इसको वापस फेंक के इधर फेंक देता है, ठीक है। अगर ऐसे अगर आ गई ना ये, तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, यानी या तो फ्रिज में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, या फिर एयर कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं, और भी रेफ्रिजरेंट के बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर आर द मेन रीजन फॉर द डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट कर रही है, यानी छेद कर रही है, इसमें ये छेद हो गया यहाँ से, तो यहाँ से सन की लाइट में सख्त से आ गई। अब बोलोगे सर सी लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट डायरेक्शन, आपने लाइट को ऐसे बना दिया। अरे बेटा तो माफ़ कर दिया करो कभी कभी, ठीक है, गलती हो गई, बस गलती। स्टेप्स टेकन टू लिमिट दिस डैमेज, क्या क्या स्टेप लेंगे। मैनी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव साइंड एंड आर ओबिंग द डायरेक्शन ऑफ UNEP, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, टू फ्रीज कर दिया किसको, कि जो प्रोडक्शन कर रहे थे उस पर लिमिट लगा दी। क्या लिमिट लगाई है कि 1986 में जो प्रोडक्शन किया था ना CFC का, वही प्रोडक्शन होना चाहिए। 1987 में अगर आपने 12 मैट्रिक टन किया है तो ये नहीं करना, और 1986 में सपोज करो आपने 9 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन किया था CFC का, तो अब यही करना है जो 1986 से चलता आ रहा है, बस, ठीक है। तो ये लाइन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखो,
सृष्टि हीटेड एथेनॉल विद द कंपाउंड ए प्रेजेंट इन फ्यू ड्रॉप्स, और ये वाले जो दोनों है ना, ये बहुत ही पकाऊ टाइप के हैं, और आप यहाँ से ये लिख लें, ये एथेनॉल एसिडिक एसिड 34 का, और वाला करना हो तो और वाला ये मिल जाएगा। कहीं एस्टर बनेगा, आप देखो ये रहा एस्टर, एस्टरिफिकेशन, एस्टर रहता है परफ्यूम में काम आता है, परफ्यूम बनाने के लिए, ठीक है। अगला देखो, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फ्रैगमेंट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? क्योंकि स्पेशलाइज सेल्स नहीं होती भाई फ्रैगमेंट में, या जिसको कहीं से काटा साला वापस उग जाएगा वहाँ पे। सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्शन टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन, एल्यूसिडेट। या फिर इसमें से ये करना हो तो 35th का देखते हैं, 5 नंबर का, तो थोड़ा बड़ा लिख के आना है आपको। द रीजन इज दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। भाई सेल्स होती हैं, सेल्स इकट्ठी होकर टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज इकट्ठे होकर ऑर्गन्स बनाती है, ऑर्गन्स इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम बनाती है, एंड देन ह्यूमन बॉडी बनती है, डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी। देयरफॉर सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल हो जाता है यहाँ पे। इसलिए ऐसा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी गर्दन काट दी तो थोड़ी दिनों बाद गर्दन उग गई वापस से, ऐसा थोड़ी होता है। आगे देखो, इसी का ही दूसरा वाला जो सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्शन टिश्यू इज नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल प्रोडक्शन। गैमेट, जर्म सेल्स मतलब गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, है ना। द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज टू ग्रो इट्स एडल्ट साइज, द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर। और फिर ये पूरा वाला कचरा लिखना है, ठीक है। जो हेयर ग्रोथ होती है तो पता चल जाता है कि अब ये सेक्सुअल के लिए रेडी है। हाउ आर वेरिएशन यूजफुल फॉर स्पीशीज इफ देयर इज अ ड्रास्टिक अल्टरेशन इन द निचेस? वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। ये रहा इसका बी पार्ट। इफ द निच वर ड्रास्टिकली ऑल्टर द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया ना तो सारा वाइप्ड आउट हो जाएगा किसी जगह का, निश का। इफ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट, अगर वेरिएशन होंगे ना तो फ्यू इंडिविजुअल इन दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव, तो कुछ सर्वाइव कर जाएंगे। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। बहुत ही प्यारा है यार ये तो। और बी पार्ट पे ये सारी चीज़ें जो बतानी है, एक एक आधा मार्क्स, आधा मार्क्स, एक मार्क्स, फिर आधा मार्क्स, ठीक है। एम्ब्रियो क्या है क्या नहीं है, बायोलॉजी में थोड़ा अपना हाथ क्या ना तंग है बेटे, इसलिए पढ़ लेना हमारे से, फोटो खींच लेना उसकी। हमारा 35th हो गया क्या? हाँ, अब हमारा आता है 36th क्वेश्चन। अब देखो 36th में क्या बोला है उसने, 5 नंबर का दिया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी से ले रखा, मजे आ गए। ये मेन बार जो है ना बोर्ड है जहाँ से आपकी लाइट आ रही है। अब देखो सीधा आके ये 3 नंबर इधर जुड़ गया, यहीं से 2 नंबर जुड़ रहा है, यहीं से ये 4 नंबर जुड़ गया, यहीं से ये 1 नंबर जुड़ गया, और ये सब यहाँ से जुड़ गए। मतलब कहने का मतलब ये 5 नंबर भी यहाँ से आके जुड़ गया, यानी एक ही पॉइंट से मिल रहे हैं, यानी इनका सबका पीडी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, विच मीन्स ये पैरेलल में है। ये हमको पता चल गया अभी इतना, ठीक है। आगे देखो, दस हाउस शोन इन अबाउट डायग्राम हैज 5 यूजेबल स्पेसेस। 5 यूजेबल स्पेसेस, एक नंबर पे भी कोई बैठा हुआ 2 3 4 5 सबको पोटेंशियल डिफरेंस बराबर मिल रहा है, यानी सबको 220 वोल्ट मिलेगा। और करंट कितना है? 22 एम्पियर का है। तो क्या बोला, व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन टू ऑल द स्पेसेस इन हाउस फ्रॉम द मेन? मोड ऑफ कनेक्शन क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। द स्पेसेस 5 and 4 हैव द सेम रेजिस्टेंस, 5 और 4 को सेम रेजिस्टेंस दिया गया है, एंड स्पेसेस 3 and 2 हैव रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 20 and 30 ओम। इनको 20 और 30 स्पेसेस हैव, 1 हैज अ रेजिस्टेंस डबल दैट ऑफ स्पेस 5। जो 5 और 4 को दिया ना उसका डबल कर दिया 1 को। व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर स्पेस 5? तो आज इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये रहा भाई, स्पेस 2 को दे रखा था 30 ओम, 3 को दे रखा 20 ओम, 1। अब लेट सबसे पहले हमको ना 5 और 4 का मानना है, ठीक है, क्योंकि 1 को है ना डबल दे रखा है, तो 5 और 4 का हमने मान लिया कि भाई R रेजिस्टेंस से जुड़े हुए और दोनों सेम से जुड़े हुए हैं, ये उसने बोला है, ठीक है। अब हम 1 का लेंगे ना तो इससे देख के लेंगे, तो हमने इसका R लिया तो इसका हम 2R ले लेंगे, बैठ गया। अब अपने पास पांचों आ गए, कैसे आ गए? ये R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/R1 और 2 प्लस ऐसे करके 5 तक लिखना है हमको। तो क्या लिखेंगे? 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 कितना हमारे पास में 2R आ गया, R2 कितना हमारे पास में ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कर लेना, ठीक है। यहाँ से जब आप करोगे ना तो आपके पास में ये चीज़ आ जाएगी एलसीएम वगैरह लेके। तो जब ये आ गई ना R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 60R अपॉन 150 प्लस 5R, तो हम जानते हैं कि R इक्वल्स टू V/I भी होता है, तो अब इस R की जगह हम ये V/I भी पुट कर देते हैं, क्योंकि इसने इसीलिए उसने हमें ये वैल्यू दे रखी थी। तो V की वैल्यू कितनी है? 220, I की वैल्यू कितनी है? 22, 60R अपॉन 150 प्लस 5R, इसीलिए तो VR दे रखे थे। तो 22 को इससे काटा तो ये 10 आ गया। अब इस 10 को पूरे को ना इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 150 प्लस 5R जो है ना वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 60R इधर बच जाएगा। तो ये तो 1500 हो गया, ये रहा 1500
और ये हो जाएगा 50R और ये 60R। 50R में 60R गया तो 10R बच जाएगा और इधर 1500 बच गया। इस पर R नहीं है, तभी तो R निकलेगा ना। 150 ओम निकल गया हमारा R। ये रहा टोटल रेजिस्टेंस V/I। ठीक है, ये हमारा A और B निकल चुका है। आगे देखो क्या बोल रहा है A और B। C क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करंट इन स्पेस 3। करंट कितना होगा स्पेस 3 में। तो करंट क्या होता है, पैरेलल में अलग अलग चलता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो करंट कैसे निकलता है, I बराबर V/R। तो I यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 निकाल लेंगे हम लोग, इसी के लिए निकाले ना, R3 के लिए। ठीक है, तो I3 इक्वल्स टू V कितना है, 220 सबको मिल रहा है। R3 कितना है बेटे मेरा, 20 ओम है। तो ये 0 0 काटा, 11 एम्पियर करंट मिल रहा है इसको I3 को। ठीक है, तो इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो पहले वाले का 1 मार्क, फिर इतना लंबा सॉल्व करोगे तो 2 मार्क्स, फिर 1 मार्क्स, तो ये मिलके हो गए टोटल 4 मार्क्स। 5 मार्क्स का है। आगे 5वां क्या पूछा इसने, What should be placed between the main connection and the rest of the house electrical appliances to save them from accidental high electric current। तो ये मेन आ गया हमारा, और अब हमको यहाँ से करंट देना है तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, फ्यूज। समझ में आ गया ना, फ्यूज वायर लगा देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया फ्यूज। ये हो गया आपका पूरा। सेक्शन ई देखो, इसमें क्या है, 2 स्टूडेंट डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड एयर आयरन ऑब्जेक्ट अंडर identical experiment condition. They measure the mass of each object before placing it partially immersed in 10 ml of water. After a few days the object were removed, dried and their masses were measured. बाहर रखा पहले नेल को, कील को, ठीक है ना, और फिर एक प्लेट को भी रखा। तो पहले जब रखा ना तो बिफोर, तब उसका भार कितना था, 3 ग्राम का, और थिन प्लेट का 6 ग्राम का था। और जब उसके बाद बाहर रखा तब हमने देखा उस पर रस्टिंग लग गई थी। बिफोर रस्टिंग ये है और ये रस्टिंग लग गई थी। तो ये 3.15 और 6.33 ग्राम बढ़ गया इसका। व्हाट माइट बी द रीजन फॉर द वेरिएट ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 स्टूडेंट्स इन अदर सेटअप ऑफ द स्टूडेंट कोटेड आयरन नेल विद जिंक मेटल एंड नोटेड दैट आयरन नेल कोटेड विद जिंक प्रिवेंट रस्टिंग। दे आल्सो ऑब्जर्व दैट जिंक इनिशियली एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर बट एन एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ यूजिंग जिंक इज दैट इट कंटिन्यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग। या मतलब पेंट कर रहा है, गैल्वेनाइजेशन कर रहा है, पेंट करेगा, ऑयल पेंट कर देगा, फिर क्रोम प्लांटिंग कर देगा। जिंक इज डैमेज, नेम दिस प्रोसेस ऑफ रस्ट प्रिवेंशन एंड गिव एनी 2 अदर मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग से बचने के लिए पूछ रहा है। तो 37 का हम लोग यहाँ देखते हैं, रस्टिंग अकर्स इन बोथ ए एंड बी सो देयर इज एन इंक्रीज इन मास। मास में इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि रस्टिंग बढ़ गई। वो उसने पूछा, क्योंकि देखो पहले 6 था, 6.33, 3 था, 3.15, तो रस्टिंग ने बढ़ा दिया, जंग ने बढ़ा दिया। ठीक है ना। एज द सर्फेस एरिया ऑफ बी इज मोर, एक्सटेंट ऑफ रस्टिंग इज मोर। अब पूछा ज़्यादा किस में लगेगी, तो इसमें ज़्यादा लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका सर्फेस एरिया, भाई कील तो इतनी सी होती है, ये गोल करके ये तीखी सी कील आ गई, ये कील आ गई। ठीक है, और प्लेट होती है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ऐसे तो कील का तो इतना सही एरिया है और इतना सही। और बी में पूछा कि क्या करेंगे, तो हमने कहा कि गैल्वेनाइजेशन कर देंगे। और अदर प्रोसेस वो पूछ रहा है, एनी 2 बताना तो आपको, तो आप ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग, अलॉइंग, क्रोमियम प्लाटिंग ये सब कर सकते हो। इसमें से कोई 2 बताने हैं आपको। और मैं देखो इसका कहाँ गया, ये रहा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ आयरन रस्टिंग विल अकर मोस्ट। रस्टिंग किस में ज़्यादा होगी, सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजन। आयरन बकेट इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक, इस पर रस्टिंग नहीं होगी क्योंकि इसने कर दिया इसका इलाज। इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हैविंग आयरन वायर्स कवर्ड विद एल्यूमिनियम। अब इलेक्ट्रिसिटी केबल जो है ना, हमेशा हम लोग है ना या तो एल्यूमिनियम के लेते हैं या कॉपर के लेते हैं। इसने बेवकूफ़ ने देखो आयरन के लिए लिए, ये वाले ना तार जो लटक रहे हैं ये आयरन के लिए है, लेकिन इसके ऊपर इसने एल्यूमिनियम लगा दिया, एल्यूमिनियम की कोट कर दी ऐसे। तो इस पर भी रस्ट नहीं लगेगा, फिर लगेगा तो एल्यूमिनियम पे पहले लगेगा। ठीक है। आयरन हिंजेस ऑन अ गेट, गेट पे ये जो होते हैं ना, इसको हम लोग है ना हमारे हिंदी में कब्जा बोलते हैं, कब्जा, इसको ये हिंजेस बोल रहा है, इसी से वजह से तो गेट खुलता है इधर। तो इस पे ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि इस पर कोई पेंट नहीं कर रखा, क्योंकि इसने कोई नाम नहीं लिया, देखो खाली आयरन लिखा हुआ है। अगला देखो पेंटेड आयरन फेंस, ये फेंसिंग कर रखी है हमने, हमारे बाड़ाबंदी कर रखी है कहीं पे, लेकिन उसको पेंट कर रखा है तो इस पर भी नहीं लगेगा, है ना। तो इस पर लगेगा। आंसर सी इज द राइट। तो क्या है इसका, देख लो आप। आयरन इज इन कॉन्टेक्ट विद बोथ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन मॉइस्चर, ये रीज़न है। देखो आयरन क्या है ना, एक तो ऑक्सीजन के भी कांटेक्ट में आ जाता है, और इम्पॉर्टेंट होता है कि वेट एयर के कांटेक्ट में आना चाहिए। ठीक है ना, वेट एयर यानी ह्यूमिडिटी मिलनी चाहिए उसको, तब उस पर जंग लगती है। अगर ड्राई एयर है ना तब नहीं लगती। इसका प्रैक्टिकल है आपके 3rd चैप्टर में, बहुत अच्छा ये वाटर पेपर, इसलिए इसने मॉइस्चर लिखा हुआ है। तो ये रीज़न था, उसने हमसे रीज़न भी पूछा था कि वैलिड करो रीज़न। तो आयरन किसके कांटेक्ट में आ जाता है यहाँ पे, वेट एयर के। ठीक है। अगला देखो, पूजा हैज़ ग्रीन आइज वाइल हर पेरेंट्स और ब्रदर हैव ब्लैक आइज। बताया बायोलॉजी में थोड़ा हाथ तंग है, तो इसके दोनों ऑप्शन आपको 38 के ये रहे, 4 नंबर का, इतने से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और करके अगर आपको करना हो तो आप ये वाला चिप देना। ठीक है। फ़ोटो खींचनी हो तो फ़ोटो ले लो। आगे चलते हैं। 39 क्वेश्चन।
The above images are of that specialized slide projector. Slides are small transparencies mounted in sturdy forms identically suited to magnification and projection since they have a very high resolution and a high image quality. There is a tray where the slides are to be put into ये सब. To show her student the images of insect that she investigated in the lab, Mr. Iyer brought a slide projector. His slide projected produce a 5 times enlarged and inverted image. देखो यहीं से हमें बहुत कुछ पता चलता है कि इमेज एनलार्ज बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, बड़ी बन रही है और इन्वर्टेड. तो मैंने इन्वर्टेड का एरो नीचे की तरफ लगा दिया है. इमेज ऑफ स्लाइड ऑन स्क्रीन 10 मीटर अवे. ठीक है, 10 मीटर दे रखा है, ध्यान रखना यहाँ पे. तो इसको आगे देखते हैं क्या क्या है. बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड डेटा गिवन इन द अबव पैराग्राफ व्हाट काइंड ऑफ लेंस मस्ट द स्लाइड प्रोजेक्टर हैव. आ जाओ, ए के लिए हमको कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है ना वो डिमिनिश साइज की इमेज बनाता है. सबसे पहली बात तो ये बैठ गई. अगला देखो, if v is the symbol used for the image distance and u for the object distance, then with one reason state that what will be the sign for v by u in the given case. v by u क्या निकलता है जब हम निकालते हैं, तो v by u होता है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन ही बताता है कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, सिर्फ मैग्निफिकेशन ही बताता है और कोई नहीं बताता. ध्यान रखना बात को, ठीक है. तो इसने अपन से पूछा है नेगेटिव आएगा यहाँ पे, एज द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. देखो ये कैसे पता चला नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसने हमें अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इमेज जो होगी ना वो इन्वर्टेड होगी, ये मालूम है. और जो इमेज इन्वर्टेड होती हैं वो रियल होती हैं, ये तय है, ये फिक्स होता है. एक चीज़ दे दे हमें तो हम एक दूसरी निकालेंगे. अगर वो हमें ये दे देता कि इमेज इरेक्ट है तो हम लोग वहाँ से निकाल लेते कि इमेज वर्चुअल क्या कर रहा है. तो देखो इमेज रियल की बात कर रहा है. क्यों कर रहा है, क्योंकि इन्वर्टेड है तो वो रियल होगी. विच मीन्स अगर रियल है तो एम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. समझ में आ गई बात, कर लोगे यहाँ से. तो यहाँ से इसने ये साइन लगाया, ये मैग्निफिकेशन से पता लगता. तो हमने कहा कि यहाँ पे ये साइन जो है ना, एम की जो भी वैल्यू आएगी ना, ये इसका आंसर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा आंसर. इसलिए इसने यहाँ पे ये लिखा है कि इमेज इज रियल, और जो रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है, या फिर इन्वर्टेड उसने हमको दे रखा था, उससे हमने पता लगा रियल है. और रियल एम के लिए क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चलता है. आगे देखो क्या दे रखा है इसने. A slide projector has a convex lens with a ये convex lens दे दिया, और आपसे पहले पूछा ही था उसने कि based on the data kind of lens must be slide projector. ठीक है ना, with a focal length of 20 cm. F दे रखा 20. The slide is placed upside down 21 cm. ये हमको U दे रखा है, U हमेशा हमारा नेगेटिव चलता है, और फोकल लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर, ये हमको प्लस में लेनी है. क्यों, क्योंकि हमारी इमेज हमेशा ये इधर की तरफ बनाता है. ये हमारा अगर मान लो ऑब्जेक्ट है तो ये ऐसे लाइट आई और ये ऐसे मुड़ गई, तो ये वाला एफ काम आ रहा है, इसका ये वाली साइड प्लस होती है, ये वाली साइड नेगेटिव होती है, तो यू हमारा नेगेटिव काम आ जाएगा. ठीक है. हाउ फार अवे शुड द स्क्रीन बी प्लेस फ्रॉम द स्लाइड प्रोजेक्टर लेंस सो दैट द स्लाइड इज इन फोकस. तो आओ करते हैं. इसने यू कितना दे रखा हमको, यू दे रखा इसने हमको 21 और 20 दो दे रखे हैं, 21 और 20. तो यहाँ पे ये गड़बड़ कैसे हो गई, ये 21 होना चाहिए था यहाँ पे. समझ में आ रही बात आपको, ये यहाँ पे 20 था, इसको मैंने 21 कर दिया है. तो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. ये लेंस का फॉर्मूला होता है. तो 1/f अपन को कितना दे, 20. 1/v कितना दे दिया, नहीं है, माइनस 1/ इसने 21 दे दिया, और ये नेगेटिव होता है. ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके ये प्लस हो गए, तो यहाँ पे एक प्लस का साइन लग जाएगा. ये प्लस इधर आएगा तो 1/20 माइनस 1/21 इक्वल्स टू v आ जाएगा. एलसीएम लोगे तो 420 आ जाएगा. समझ में आ गई बात. और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, 420 सेंटीमीटर. ये 2 मार्क्स का था. आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, भागो मत अभी. When a slide is placed 15 सेंटीमीटर behind the lens in the projector, प्रोजेक्टर के बिहाइंड में बोल रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, u इक्वल्स टू -15. एंड इमेज इज फॉर्म 3 मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. 3 मीटर, देखो ये सेंटीमीटर दे रखा है, ये मीटर में दे रखा, तो सेंटीमीटर में कर ले 300 सेंटीमीटर हो गया. ये द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 14 सेंटीमीटर. एफ दे रखा 14. ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन. तो आओ इसको भी चेप देते हैं. सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको वो बताना है डायग्राम. तो ये बनाया. F और 2F के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट जब होगा ना, तो इमेज इतनी दूर बनेगी कि ये लगभग 300 सेंटीमीटर हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा, लगभग 15 सेंटीमीटर हो जाएगा यू वाला. F कितना दूर हो जाएगा, ये इसने कुछ दे रखा था, कितना 20 था, 25 था, 14 था, तो ये 14 हो जाएगा. तो ये रेड डायग्राम आपको बनाना था कि इमेज दूर बनानी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 300 सेंटीमीटर दे रखा था, तो वहाँ से हमको आइडिया लग जाएगा. ठीक है ना. और ज़्यादा अगर दूर बनाते तो फिर वो इन्फिनिटी पे हो जाता है, वैसे डॉट 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 डॉट. वो नहीं बनाना, ये वाला बनाना है. ठीक. तो ये दे रखा है, ये 2 मार्क्स का है. चले आगे. तो इसी के साथ आपका पेपर समाप्त हो गया है. अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, और
चैप्टर मैं अभी सारे पढ़ा दूंगा, इस पेपर के बाद ही पढ़ाना चालू करूंगा, क्योंकि इससे बच्चों को क्या अच्छा आइडिया लगता है। अभी पहले पढ़ाता ना तो फालतू को पढ़ाना चालू कर देता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा। अभी अब पेपर आपने देख लिया ना, तो ऐसा पेपर हमने मैथ्स का भी बना रखा है, बेसिक और स्टैंडर्ड का भी। सबसे पहले सर ने ही सॉल्व किया था चैनल पे लाइव, इसीलिए मेरे को अगले दिन टाइम मिला ये काम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए थे, रात को 2 बजे तक पेपर बनाते रहे थे। पहले तो बेसिक बनाया, फिर स्टैंडर्ड बनाया, बहुत टाइम लग गया। तो अच्छे से मेहनत करना। मैथ्स के ऑलरेडी वीडियो चल रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं 10th की, और अब साइंस के मैं अब वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में भी। फालतू का कचरा डाल दो, सैम्पल पेपर आ गया, सैम्पल पेपर आज आया है भाई ऑफिशियली, तब आज डाला है तभी मज़ा आता है। फालतू के बना के डाल दिए, पता लगा आज से 6 दिन पहले भी कोई सैम्पल पेपर बना के बैठा हुआ है, परसों बना के बैठा हुआ है, पता नहीं कितने तो सैम्पल पेपर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑफिशियली लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब सॉल्व करने में अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि क्या दूसरे जो बच्चे पढ़ेंगे ना उनको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि अच्छा सर ने यहाँ पे गलती की है। तो हो जाती है, मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल इफ वन हैज द करेज टू एडमिट देम, ठीक है ना। तो आई एम रियली सॉरी अगर कहीं मिस्टेक हुई हो, तो ऐसा कोशिश किया कि नहीं होनी चाहिए थी, बट फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर देना, तो उससे क्या दूसरे बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो जल्दी मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पे, तब तक लोग बाय बाय, टाटा।